Hello student, this is Professor Abdul. I am taking your bookkeeping and accountancy lecture for HSC batch 2020-21, and I would like to inform you that first lecture I won't start directly with the syllabus. Initially I would like to take some basics of account, which is very crucial for fundamental understanding of accountancy and bookkeeping as well. सो बुक कीपिंग को जानने से पहले क्या आपको ये पता है बुक कीपिंग बोलते किसको है, मतलब बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बुक कीपिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि बुक को संभाल के रखना। लेकिन कौन सी बुक को संभाल के रखना? अकाउंटेंसी के, अकाउंट्स की बुक को। इसका मतलब ये होता है कि बुक कीपिंग, अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो बुक कीपिंग इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग एन अकाउंट। मतलब अकाउंट्स को लिखने की एक सही तरीके को हम कहते हैं बुक कीपिंग। जैसे कि आपको पता होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बुक कीपिंग के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में हमको ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी ऑफ कोर्स। जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं पहले बुक में, जिसे हम बोलते हैं जर्नल बुक। अब इसीलिए जर्नल बुक को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। जैसे ही जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पोस्टिंग किया जाता है हमारे नेक्स्ट बुक में, जो कि है लेजर बुक। अब लेजर बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। लेजर बुक के बाद हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा कि बहुत से सब्सिडरी बुक बनाते हैं। सब्सिडरी बुक के बाद फाइनली बनता है हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट। तो ये जो प्रोसेस है, राइट फ्रॉम बुक कीपिंग मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके ट्रायल बैलेंस, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। मतलब अलग अलग बुक है अकाउंट्स के, जर्नल बुक, लेजर बुक, बीच में जो मैंने स्किप किया सब्सिडरी बुक जिसमें परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, देन हमारे कैश बुक है अलग अलग तरीके के, सिंपल, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कॉलम कैश बुक, वो सब मैंने एक्सक्लूड किया है यहाँ पे। और फाइनली बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ऑल बैलेंसेस डिराइव फ्रॉम लेजर बुक्स। तो ये सारी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं राइट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन से ट्रायल बैलेंस, वो हमारा होता है बुक कीपिंग। और जहाँ हमने फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया, वो पार्ट हमारा होता है अकाउंटेंसी। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब होता है बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग एन अकाउंट, अकाउंट को लिखने का सही तरीका। और जबकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, बिजनेस में हमारे पास अलग तरीके की रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हो गया फिजिकल रिसोर्स, फिर उसके बाद हो गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मशीनरी वगैरह फिजिकल रिसोर्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। जो हमारे ह्यूमन मैन पावर है, लेबर, एम्प्लॉय, उस सबको ह्यूमन रिसोर्स में क्लासीफाई किया जाएगा। और डेफिनेटली मनी, जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स हो जाता है, तो उसको मैनेज करने से पहले, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट उससे पहले मनी को समझना होता है, मनी का हिसाब रखना होता है। तो वो मनी का हिसाब रखने के लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, विटामिन एम। तो विटामिन एम मतलब मनी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मनी होगा, जितना भी पैसा दो बिजनेस के लिए उतना कम होता है, राइट। तो अब वो विटामिन एम का रिकॉर्डिंग करना है, उसका हिसाब रखना है कि भाई कितना पैसा आया है, कितना पैसा चाहिए, या कितना पैसे की ज़रूरत होगी। वो सब देखने के लिए हमको विटामिन एम का कैलकुलेशन चाहिए। तो विटामिन एम के कैलकुलेशन के लिए हम लोग को जो सीखना है वो सब्जेक्ट क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इसके सारे बेसिक कर लिए होंगे। बट देन टू मैं थोड़ा सा बेसिक अगेन रिवाइज करा रहा हूँ, सो दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल सम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड, हमको 11th का तो बेसिक अच्छे से आना चाहिए। सो इतना होने के बाद मैं अगर आगे जाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको गोल्डन रूल्स आना चाहिए। हाँ, अब इसे गोल्डन रूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी बेस है, राइट। और ये गोल्डन रूल हमको किसने दिया है? लुका पकाइलो, एक जर्मनी के, इटली के रहने वाले पर्सन थे। इन 14th सेंचुरी उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में गोल्डन रूल इंट्रोड्यूस कर दिया था। और आप सबको पता है कि गोल्डन रूल्स 3 हैं, जो कि पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट।
तो पर्सनल जो है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल जो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल हमको बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंस और लॉसेस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, गेन्स इन द सेंस प्रॉफिट्स। सो ये जो हमारे 3 गोल्डन रूल हमको यहाँ दिख रहे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसको समझने से पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आना चाहिए जो आपने 11 में किया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी भी असेट्स की, तो असेट्स हमारे आ जाते हैं रियल अकाउंट में, तो उसके ऊपर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगता है। अगर मैं बात करता हूँ मिस्टर एक्स या पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नूर मस्जिद, ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल पर्सन, तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट लगेगा, जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड अगर मैं बात करता हूँ इनकम की, एक्सपेंस की या लॉस या तो गेन की, तो मुझे नॉमिनल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 3 गोल्डन रूल्स है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ईजिली प्रिपेयर लेजर बुक्स और लेजर वी कैन जर्नलाइज आर जर्नल एंट्री। सो ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करने के लिए सिंपल, अगर मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है और विद द हेल्प ऑफ कैश ऑफ ₹1 लाख, तो हम एंट्री सीधी कर लेंगे कि कैश असेट से बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल लाइबिलिटी पर्सनल है, ही इज़ अ गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री इजीली फॉर्म कर लेंगे, जो आप सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो दिस इज जस्ट अ रिविजन विद रिगार्ड टू वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी लर्न एट योर FYJC, दैट इज 11th लेवल। अब आगे बढ़ता हूँ, बुक कीपिंग मैंने मतलब बता दिया, अकाउंटेंसी का मैंने मतलब बता दिया, गोल्डन रूल्स का मैंने मतलब बता दिया। इसके अलावा आपको एक और चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी सबसे पहले ये समझो कि जब लॉजी लगाते तो वो क्या होता है, किसी चीज़ की स्टडी, जैसे कि साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो जब हम लोग साइकोलॉजी कर रहे हैं तो दिमाग की पढ़ाई कर रहे हैं, या कि सोशोलॉजी कर रहे हैं तो सोशल वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म की स्टडी कर रहे हैं। टर्म, अब हर चीज़ को एक टर्म दिया जाता है, एक पर्टिकुलर अल्फाज दिया जाता है, एक वर्ड दिया जाता है, क्योंकि हर किसी का अपने आप में एक मतलब होता है। जैसे कि मैं अगर आपको पूछता हूँ कैपिटल का रियल मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? डेटर का रियल मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्रेडिटर का रियल मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर एक अकाउंटिंग में जो भी टर्म यूज़ किए गए हर किसी के मतलब है, जिसमें से सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। सो व्हाट आर दोस? सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि असेट्स का मतलब क्या है, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो पार्शियली आंसर इज़ राइट बट एक्यूरेट नहीं है। जब हम किसी की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करें तो हमारा आंसर हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। असेट्स प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि अगर आप असेट्स को प्रॉपर्टी बोल दोगे तो डेटर इज़ वन ऑफ योर असेट्स। तो डेटर आर द कस्टमर टू हुम वी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। भाई मैंने जिसको उधार में माल बेचा है वो कस्टमर, वो मेरा डेटर हो जाएगा। तो क्या मैं अपने कस्टमर को अपनी प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई मैंने वक्त से पहले खर्चा कर दिया, सो ऐसे एक्सपेंस भी मेरे लिए एसेट्स होते हैं। तो क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? वो तो एक्सपेंस था जो मैंने फ्यूचर में पे कर दिया। तो अगर ये सब चीज़ प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? तो असेट्स को मैं बोलता हूँ असेट्स आर FEB, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कि असेट्स इज एवरीथिंग विच हैज़ एनी काइंड ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कहीं तो मॉनेटरी बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आज ज़मीन खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग, तो फ्यूचर में मैं उसके ऊपर प्रोडक्शन करूँगा, बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करूँगा। मैंने फर्नीचर लिया है, डेफिनेटली उसका कुछ यूज़ होगा। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी लिया है, प्रोडक्शन सर्विस एक्टिविटी के लिए यूज़ होगा। या मैंने प्रीपेड एक्सपेंस, वक्त से पहले एक्सपेंस दे दिया है, जो आगे जाके मैं उसको यूज़ करूँगा, राइट। तो ऐसे चीज़ जिसका हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है इकोनॉमिकली, दैट इज़ मॉनेटरी, सच आर क्लासिफाइड एज असेट्स। और सिमिलरली अगर मैं लाइबिलिटी बोलूँ तो आप इजीली बोलोगे लाइबिलिटी का मतलब तो सर इजी है, लाइबिलिटी मतलब कर्जा, एनी अमाउंट विच ओज टू यू, राइट। बट अगर लाइबिलिटी कर्जा है
तो कैपिटल लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, चलो क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है ना, क्योंकि हम सबको पैसे देना होता है। बट जब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंस विच आर अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड, है ना, तो ऐसे खर्चे हम लोग लाइबिलिटी में क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्टेप और आगे जाते हैं तो प्री रिसीव्ड इनकम, जो इनकम आपको वक्त से पहले मिल गई है, वो भी आपको क्या हो जाता है, लाइबिलिटी में लिखना पड़ता है। तो वो लाइबिलिटी में कैसे क्लासीफाई हुआ, तो उसको पहले समझो। लाइबिलिटी इज नथिंग बट योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके का फर्ज। जैसे कि आपने एडवांस पैसा ले लिया तो अब आप पे फर्ज है, आपको वो काम करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई ऑन इट। इफ़ यू डिनाई तो उसका पेनल्टी होगा, वो सब अलग केसेस है। बुक कीपिंग में हम लोग को 12th लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि असेट्स हो गया एफईबी, लाइबिलिटी हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग को समझ में आना चाहिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड ऑल। जैसे कि अगर मैं प्रॉफिट का सिंपल मतलब पूछूँ, व्हाट इज प्रॉफिट, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसे सब नहीं। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, और लॉस वाइस वर्सा होगा, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। तो ये सारे हो गए प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंसेप्ट। एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो हमारे फाइनल अकाउंट में आप सब ने 11th में लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर फ्यू कंसेप्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर दे? हाँ, तो अब बात करते हैं हम डेटर, जिसकी बात में कुछ वक्त पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि डेटर किसको बोलते हैं और क्रेडिटर किसको बोलते हैं। तो डेटर सिंपली हमारा कस्टमर जिसको हम क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं। जैसे कि अभी सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सोल्ड किए, कैश में किए, तो मिस्टर वाई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिंपली कैश को रिकॉर्ड करेगा और सेल्स को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन सेम मिस्टर एक्स ने अगर मिस्टर जेड को क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं, तब कैश नहीं आया है बट गुड्स तो सेल्ड हुए हैं, तो तब वहाँ पे मिस्टर जेड का रिकॉर्ड होगा एज ए डेटर। तो मिस्टर जेड विल एक्ट एज ए डेटर टू मिस्टर एक्स। सिमिलरली क्रेडिटर, अब जैसे कि अगर मैं किसी को क्रेडिट में सेल्स कर रहा हूँ तो मैं किसी से क्रेडिट में परचेज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने किसी से उधार में परचेज किया और उसको 1-2 महीने बाद पैसे दूंगा, तब तक वो बंदा मेरे लिए क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। इन आर केस अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए से उधार में कुछ 10,000 की गुड्स खरीदे हैं और 1 महीने बाद पेमेंट करने का वादा किया है, तो जब तक वो पेमेंट ना कर दे तो मिस्टर ए विल एक्ट एज अ क्रेडिटर टू मिस्टर एक्स। ओके, ये कंसेप्ट होने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा देयर इज समथिंग नोन एज कैपिटल विच इज़ यू नो वेरी वेल। जो जिस चीज़ से हम बिजनेस स्टार्ट करें वो हमारा कैपिटल बनता है। नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी कैश। अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन अगर पर्सनल प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में लाई जा रही है, जैसे कि बिजनेस में पर्सनल फर्नीचर था लेके आया गया, पर्सनल कंप्यूटर था वो लेके आया गया, तो हम लोग सब उसको डेबिट करके टू कैपिटल कंसिडर करते हैं। तो वॉट एवर इज ब्रॉट फ्रॉम योर पर्सनल आउट ऑफ योर पर्सनल टू बिजनेस, इट इज कंसिडर एज कैपिटल। एंड उसका वाइस वर्सा हमारे पास है ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पेंटिंग नहीं। अकाउंट्स में ड्राइंग मतलब क्या होगा कि भाई अगर आपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी किया है तो वो ड्राइंग होगा। अब ड्राइंग 2 तरीके का होता है, या तो कैश ड्राइंग या तो गुड्स ड्राइंग। अब कैश ड्राइंग क्या है कि भाई अगर बिजनेस के ड्रॉर से डेली जाते वक्त मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, या 500 रुपीज़ निकाल रहा हूँ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, या से फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोप्राइटर है वो प्रोप्राइटर का उसके सन का या उसके डॉटर का ट्यूशन का कॉलेज का कुछ फीस पेमेंट करना है, सडनली इसने ड्रॉर से पैसे निकाल कर पेमेंट कर दिया या बिजनेस अकाउंट से पेमेंट कर दिया, तो सच पेमेंट आर कंसिडर एज कैश ड्राइंग। बट अगर गुड्स की बात करें तो सपोज मिस्टर एक्स का केक शॉप है और ये केक अपने पर्सनल पर्पस के लिए कहीं लेके जा रहा है, अपने बर्थडे का, अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है उसलिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर ये केक या पेस्ट्री लेके जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे गुड्स ड्राइंग में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, अब गुड्स सबसे पहले एक समझना पड़ेगा गुड्स किसको बोलते हैं, क्योंकि गुड्स और असेट्स जो हम लोग ने ऊपर देखा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ असेट्स एंड व्हाट इज़ गुड्स। सिंपल है कि अगर मैं 10 AC खरीद रहा हूँ मेरे घर में या मेरे फ्लैट में या मेरे बंगलों में या कहीं कॉलेज, अगर कॉलेज से फॉर एग्जांपल 10 ACs खरीद रहा है अलग अलग क्लासरूम के लिए, तो वो उसको यूज़ करने के लिए पर्पस के लिए कर रहा है, उसमें उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तब वो उस 10 एयर कंडीशन को क्लासीफाई करेगा एज असेट्स।
लेकिन सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला 10 एसी खरीद रहा है सोल्ड करने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए, तब वो एसी को एयर कंडीशनर रिकॉर्ड नहीं करेगा, तब वो एसी को गुड्स बोल के रिकॉर्ड करेगा। ये गुड्स वो चीज़ है जिसे हम रीसेल खरीदने के लिए परचेस कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इतना मैंने यहाँ पे कवर किया है। आई होप ये आपको पहले से आता होगा, नहीं आता होगा तो आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 12th स्टैंडर्ड का एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आई विल स्टार्ट विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो थैंक यू।